नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं स्वदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और यह अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को रोजाना सुबह 10:30 बजे कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और कुछ करंट की क्लासेस कराता हूं। और आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपने तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, एक सेकेंड, आप इससे जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों लिंक को आप लोग जरूर फॉलो कर लेंगे, जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ, सभी क्लास के लिंक, डेली न्यूज पेपर्स का पीडीएफ, ठीक है, और जो भी आपके लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। और जो अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, यहाँ पे 2 क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दोनों लाइव होती है और वो भी फ्री में होती है, उसका कोई चार्ज आपको नहीं पे करना। 3:30 बजे से मैं ले लेता हूँ अनअकैडमी ऐप पे पूरे 1 साल के करंट का एमसीक्यू यानी क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराता हूँ। और 5 PM पे यहीं पे अनअकैडमी ऐप पे ही एनसीईआरटी का टेस्ट चल रहा है, एनसीईआरटी का टेस्ट, तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करें। और 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ पे जो आपको मिलेंगे अनअकैडमी पे, जो आपको यूपीएससी की तैयारी पे हर कदम पे आपके साथ हैं। और ये है अपकमिंग कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज अभी शुरू होने वाले हैं अनअकैडमी के। ये सारे कोर्स जो हैं अभी शुरू होंगे, ये सब अपकमिंग कोर्सेज हैं। और ये है सब्सक्रिप्शन प्लान। इस पे क्या है, 2 तरीके का है, प्लस और आइकॉनिक। ये दोनों क्या है, जीएस का प्लान है। जीएस का यानी कि फाउंडेशन बैच है, मतलब पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा। और इसके लिए प्लस पे आपको डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी, टेस्ट भी लाइव होंगे, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, क्लास का भी टेस्ट का भी, और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल यानी टॉपिक बाय टॉपिक आपका सारा कोर्स कवर कराया जाएगा। और आपको पता ही है कि जो जीएस का फाउंडेशन है, मिनिमम 1 साल का समय इसमें लगता ही लगता है। तो ये 1 साल का फाउंडेशन, 2 साल का फाउंडेशन और 3 साल का फाउंडेशन है। 1 साल का 2022 में जो लोग एग्जाम देंगे उनके लिए, 2 साल का जो लोग 2023 में देंगे, और 3 साल का जो लोग 2024 में देंगे, यानी कि अब जो लोग अभी क्लास 12th में हैं या इसी बार पास आउट हुए हैं या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, उनके लिए ये प्लान है। अब जैसे जो लोग 1 साल का ले लेंगे उनकी फीस है 49,500, 2 साल वालों के लिए 72,000 और 3 साल के लिए 90,000। इन तीनों फीस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे अनअकैडमी पे तो आपसे एक रेफरल कोड मांगेगा, तो आप वहां पे ये कोड डाल देंगे, ये जो मेरा कोड है स्वदीप, SWADEEP, तो आप ये डाल देंगे सॉरी, तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी 1 साल की आपकी फीस हो जाएगी 49,500 के जगह पे 44,550, 2 साल की हो जाएगी 72,000 की जगह पे 64,800, 3 साल की हो जाएगी 90,000 की जगह पे 81,000 रुपए। दूसरा है आपका वहीं पे ये आइकॉनिक, क्योंकि मैंने बताया था ये दोनों फाउंडेशन है, प्लस और आइकॉनिक। तो ये जो आइकॉनिक है इस पे प्लस कोर्स वाली सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि इस पे प्लस पे रेगुलर क्लासेज होती हैं इसलिए। और इसके साथ साथ कुछ एडिशनल फीचर्स है इस पे, जैसे कि आपको पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पे ध्यान देंगे, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पूरे स्टडी प्लान के साथ तैयारी और पर्सनल फीडबैक भी दिया जाएगा। और ये भी आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल का, क्योंकि जीएस है तो फाउंडेशन 1 साल का 69,500, 2 साल का 1,07,000, 3 साल का 1,41,000। इन सब पर भी 10% का डिस्काउंट आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का, तो ये पी यहाँ पे रहेगा, ये नीचे आ गया है, तो स्वदीप का, ठीक है। तो यानी आफ्टर डिस्काउंट 1 साल की फीस होगी 62,550, 2 साल की होगी 96,300 और 3 साल का 1,26,900। तो जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। और ये रहा ऑप्शनल, वो था जीएस का सब्सक्रिप्शन, या ऑप्शनल का। अब ऑप्शनल आप लेंगे तो अनअकैडमी पे आप कोई भी ऑप्शनल ले सकते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शनल अवेलेबल हैं, सभी ऑप्शनल आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इसका आप मिनिमम 6 महीने का ले सकते हैं, 1 साल का ले सकते हैं, 2 साल का ले सकते हैं और 3 साल का ले सकते हैं। 6 महीने की जो फीस है वो होगी 22,500, 1 साल की फीस होगी 27,500, 2 साल की फीस 40,000 और 3 साल की फीस 50,000। इस पे भी इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का, तो 10% डिस्काउंट सारे फीस पे में मिलेगा। और आफ्टर डिस्काउंट 6 महीने की फीस हो जाएगी 20,250, 1 साल की 24,750, 2 साल की 36,000 और 3 साल की 45,000 रुपए। अब मान लीजिए अगर आप
वो तो जीएस ऑप्शनल आप अलग अलग लें तो ठीक है। मान लीजिए अगर आप कॉम्बो लेते हैं, साथ में लेते हैं दोनों, अगर आप जीएस भी लेते हैं, जीएस का और आइकॉनिक लेते हैं और ऑप्शनल अगर साथ में लेते हैं, तो ये भी आप 1 साल 2 साल 3 साल का जो फाउंडेशन है, तो 1 साल की फीस आपकी जीएस आइकॉनिक और ऑप्शनल के साथ 88,705, 2 साल का 131,510, 3 साल का 167,220। इन सब पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा सारे फीस पे अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का। तो वहीं अगर आप जीएस का प्लस कोर्स और साथ में अगर ऑप्शनल लेते हैं, तो वो भी आपका 1 साल 2 साल 3 साल का है। 1 साल का 70,103, 2 साल का 99,680 और 3 साल का 121,200। इस पर भी इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का, तो 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा, ध्यान में रखेंगे। और अनअकैडमी ये बैच शुरू कर रही है, तो जरूर ध्यान में रखें। 1 ईयर का फाउंडेशन बैच, यानी कि जो अभी मैंने बैचेज के बारे में बताया जीएस के, जो लोग 2022 में एग्जाम देंगे, 2 साल का भी फाउंडेशन बैच जो लोग 2023 में एग्जाम देंगे, और अभी ये 6 महीने का, मतलब जो लोग अभी यूपीएससी का प्री अभी देंगे जून में, उनके लिए, और एनसीईआरटी का बैच भी, ये सब 1 जनवरी से शुरू, अरे सॉरी 1 फरवरी से सारे बैच शुरू हो रहे हैं। और 6 फरवरी से एक बैच शुरू हो रहा है वीकेंड बैच, जो वीकेंड में सैटरडे संडे चलेगा उनके लिए। तो जरूर आप लोग ध्यान से जो बैच में आप लेना चाहें, जो अपनी सुविधा अनुसार आसानी से ले सकते हैं, आपके सारी सुविधाओं का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। और कोड का इस्तेमाल आप करिएगा स्वदीप का, SWADEEP, तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट जरूर में मिलेगा। और ये है आइकॉनिक, मैंने आपको बताया था आइकॉनिक का भी प्राइस बढ़ने वाला है 31 जनवरी से। जो आप पर्सनल कोच के अंडर गाइडेंस में जो तैयारी करेंगे, तो ये बढ़ने वाला है। तो आपको अगर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले लेना है, तो 31 तारीख से पहले पहले ले लीजिए, तो वो आपका जो पिछली फीस है उसी फीस में हो जाएगी, ठीक है ना। और ये है सोर्स जो मैं आप लोगों को डेली पढ़ाता हूं यहाँ पे, डेली न्यूज पे। ये है वो सोर्स, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और गवर्नमेंट की वेबसाइट। इन्हीं जगहों से मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के पर डे इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल्स या डेली न्यूज के मैटर्स लेकर के आता हूं। तो आइए आज मैं आप लोगों के लिए क्या क्या ले लेके आया हूं, चलते हैं आगे। और ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है ये, और ये जो अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, इन दोनों पे आप लोग ध्यान रखेंगे क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है गुइसेपे कोंटे, इनके बारे में देखेंगे। गुइसेपे कोंटे कौन है, क्यों चर्चा में है। पहला टॉपिक ध्यान से, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा रहता है, ध्यान से आसानी से पढ़ते हुए चलेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर होते चलेंगी। क्या कह रहा है, गुइसेपे कोंटे, आप इमेज में देख लीजिए, यही है गुइसेपे कोंटे। क्या है ये देखिए, इटली के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इसीलिए चर्चा में है कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते, ठीक है, आलोचना के चलते इटली के प्रधानमंत्री गुइसेपे कोंटे ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। कोरोना अभी आपको पता ही है कि पूरे 1 साल से पूरा विश्व व्यापी है, सभी लोग परेशान हैं। और तो जो देश का मुखिया होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इस चीज के लिए, जैसे घर का मुखिया हो, जैसे आपके घर का जो भी मुखिया होगा, वैसे हमारे देश के जो मुखिया है या पूरे देश के जो जो अपने अपने देश के हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। तो लोगों ने इनकी आलोचना की, तो इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या है आगे देखिए, गुइसेपे कोंटे को 2018 में इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। कब किया गया था, 2018 में इटली का प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया था। और इससे पूर्व उन्होंने अपने करियर का अधिकांश हिस्सा कानून के प्रोफेसर के रूप में बिताया है, और वर्ष 2013 से लेकर वर्ष 2018 के बीच में वे इतालवी प्रशासनिक ब्यूरो के सदस्य भी रहे हैं। तो गुइसेपे कोंटे के बारे में ध्यान में रखेंगे क्या कह रहा है। आगे देखिए इनमें और क्या पॉइंट कह रहा है कि ज्ञात हो कि इटली की सरकार महामारी के कारण गंभीर दबाव का सामना कर रही थी, बहुत ज्यादा। और कोरोना महामारी के प्रकोप की शुरुआत के बाद से इटली में लगभग 85,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है, और साथ ही महामारी का इटली की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव भी पड़ा है। इसके कारण सरकार को उच्च बेरोजगारी और सार्वजनिक ऋण जैसी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और इटली आपेनिनी प्रायद्वीप पर दक्षिणी यूरोप में स्थित एक जगह है, ठीक है, देश है जो इटली जो है आपेनिनी प्रायद्वीप पर है और दक्षिणी यूरोप में स्थित है। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है इनके बारे में कि ऑस्ट्रिया,
फ्रांस, वेटिकन सिटी, सैन मैरिनो, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड के साथ इटली जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। और भूमध्य सागर में मौजूद सबसे बड़े द्वीपों में से दो द्वीप सिसिली और सार्डिनिया इटली से ही संबंध रखते हैं। तो ये सारा ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। दूसरा जो टॉपिक है हमारा आज का, ये है वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल तेजस। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल तेजस के बारे में। क्या, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, क्या क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड यानी NICSI, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना के 25 वर्ष यानी NICSI का जो स्थापना है इसके 25 वर्ष पूर्व होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा तेजस नाम से एक वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया गया है। तेजस नाम से एक ऑनलाइन वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया गया है। क्या है, ध्यान से पढ़िए इस टूल के बारे में। अभी 25 वर्ष पूरे होने पे किया गया, जो कि नागरिकों को नीतिगत निर्णयों और सरकारी सेवाओं एवं उनके वितरण से जुड़ी क्षमता के सुधार के उद्देश्य से सार्थक जानकारी जुटाने के लिए उपलब्ध डेटा के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। क्या है, सरकारी सेवाएं जो भी हैं या जो भी सरकारी सेवाओं का वितरण है उनमें क्या सुधार है, क्या है उसके बारे में और क्या जानकारी है, उन सब का डेटा इसके द्वारा प्राप्त होगा, तेजस के द्वारा। तो ध्यान में रखेंगे। और क्या क्या कह रहा है तेजस के बारे में, पढ़ते हुए चले, आसान आसान शब्दों में है। एक सेकेंड। हाँ, और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री द्वारा ई नीलामी भारत क्या है, यह सरकारी संस्थानों की इलेक्ट्रॉनिक फॉरवर्ड और रिवर्स नीलामी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 24/7 ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराएगी, जो है ई नीलामी भारत। इसको और वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तेजस, ई नीलामी भारत और वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ये भी एक प्लेटफॉर्म यानी पोर्टल लॉन्च किया गया है। और यह जो पोर्टल है यह महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और काम करने की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचार की सुविधा उपलब्ध कराएगा। ये जो पोर्टल है तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है यहाँ पे, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। ये जो आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेट है, ये NIC के अंतर्गत काम करता है। आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के अंतर्गत। और इसका प्राथमिक कार्य किसका, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड का प्राथमिक कार्य क्या है, केंद्र एवं राज्य सरकारों और देश भर के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को ई गवर्नेंस से जुड़ी परियोजनाओं के लिए एंड टू एंड IT समाधान प्रदान करना। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। NISCI का कार्य यही है, ये पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आयुष्मान CAPF आपको पता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसके बारे में अभी आयुष्मान CAPF क्या है, ध्यान से पढ़ें, इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को यानी CAPF के कर्मियों और उनके परिवारजनों के लिए, उनके वो जो कर्मचारी हैं CAPF के, उनके लिए और उनके परिवारों के लिए आयुष्मान CAPF योजना की शुरुआत की है। और यह योजना असम के गुवाहाटी में CAPF समूह केंद्र में शुरू की गई है। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया है, किसके लिए, CAPF के जो कर्मचारी हैं, CAPF के जो कर्मी हैं, उनके परिवार वालों के लिए योजना आयुष्मान CAPF योजना। और यह योजना की शुरुआत असम गुवाहाटी में हुआ है, तो ध्यान में रखेंगे। और इस योजना के कारण केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के यानी CAPF के 50 लाख कर्मियों और उनके परिवार वालों को लाभ होगा आयुष्मान CAPF योजना के द्वारा। और इस योजना के तहत CAPF कर्मी और उनके परिवार के सदस्य देश भर के
24,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में पूर्णतः पेपरलेस और कैशलेस सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। आयुष्मान सीएफ योजना के तहत जो भी सीएफ के कर्मी, जो भी 50 लाख कर्मियों को योजना दी जाएगी, तो ये लोग क्या है, देश भर के 24,000 से भी अधिक हॉस्पिटल्स हैं जिसमें सीएपीएफ के कर्मचारी और उनके परिवार के लोग विदाउट पेपर और विदाउट कैश, पेपरलेस और कैशलेस सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। तो इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा गैर सूचीबद्ध अस्पतालों में, जो इस सूची में जो 24,000 अस्पताल हैं, उनके अलावा भी जो अस्पताल है उनमें भी आपातकालीन सेवाओं के मामले में प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को इसके द्वारा और भी आसान हो जाएगा। असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के कर्मियों और उनके आश्रितों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा, आयुष्मान सीएपीएफ योजना के तहत। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट था। अगला टॉपिक है हमारा अंतरराष्ट्रीय कस्टम दिवस। क्या कह रहा है, पढ़िए अंतरराष्ट्रीय कस्टम दिवस के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट ध्यान से। 26 जनवरी 2021 को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय कस्टम दिवस का आयोजन किया गया है। पूरे विश्व भर में किया गया है अंतरराष्ट्रीय कस्टम दिवस का आयोजन। और इस वर्ष यह दिवस एक टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला के लिए सीमा शुल्क वसूली में तेजी, नवीकरण, लचीलापन और थीम के साथ आयोजित किया गया। 26 जनवरी 2021 को पूरे विश्व भर में आयोजित हुआ है अंतरराष्ट्रीय कस्टम दिवस, इंटरनेशनल कस्टम डे। और इस वर्ष इस दिवस का थीम क्या रहा, एक टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला के लिए सीमा शुल्क वसूली में तेजी, नवीकरण और लचीलापन, इस थीम के साथ ये शुरू हुआ है। और यह दिवस विश्व भर की सीमाओं पर वस्तु और माल के प्रवाह की देखभाल के कार्य के लिए कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों को सम्मानित भी करता है। तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से आगे देखिए, एक सेकंड। और विश्व सीमा शुल्क संगठन जो WCO है, इसके द्वारा गठित यह दिवस है, ये अंतरराष्ट्रीय कस्टम दिवस है, ये कौन गठित किया है, WCO ने बनाया है। WCO द्वारा गठित यह दिवस वर्ष 1953 में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित सीमा शुल्क सहयोग परिषद यानी CCC के उद्घाटन सत्र की शुरुआत को चिन्हित करता है। और 1994 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद का नाम बदलकर विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO कर दिया गया था। 1994 में ही CCC का नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, WCO कर दिया गया, ये ध्यान में रखेंगे। और यह एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है और वर्तमान में इसके कुल 183 सदस्य हैं। किसके, WCO के वर्तमान में 183 सदस्य देश हैं, ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि भारत द्वारा चीनी ऐप पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखें कि भारत द्वारा चीनी ऐप पर प्रतिबंध WTO के नियमों का उल्लंघन, ऐसा कहता है चीन। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत ने हो गया थोड़ा समय, चीन के सारे मोबाइल ऐप पे भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। और ऐसे पे चीन क्या कह रहा है, चीन ने ये दावा किया है कि भारत ने जो हमारे ऐप पे प्रतिबंध लगाया है, जो हमारे ऐप पे भारत ने प्रतिबंध लगाया है, तो ये क्या है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का उल्लंघन किया है। तो क्या है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से पढ़ें, बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सुनते हुए चलें। चर्चा में क्यों है, पहले ये देखें आप लोग, क्यों है चर्चा में। चीन ने भारत सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध को जारी रखने के निर्णय को विश्व व्यापार संगठन के व्यापार नियमों का उल्लंघन बताया है। भारत ने बैन लगाया था, तो चीन को लगा कि ये WTO के नियमों के तहत सब होते हैं, जो भी एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कुछ नियम कानून है, इसी के तहत एक देश दूसरे देश में अपने व्यापार को करता है, किसी भी तरीके का व्यापार। तो होता क्या है
कि जब भारत ने अभी जब चीन के सारे ऐप्स पे प्रतिबंध लगाया, तो चीन को लगा कि नहीं एक अभी है, फिर कुछ देर में चालू हो जाएगा, लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, ये प्रतिबंध जारी ही रहेगा, हम नहीं करेंगे। तो चीन ने अब कहा कि अगर ऐसा भारत करता है तो ये WTO के नियमों का उल्लंघन है। तो क्या आर्टिकल है, ध्यान से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट IR का मुद्दा है, चर्चा में देखते हुए चलें। क्या है पृष्ठभूमि, पहले थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि समझिए, आप लोगों को पता भी होगा फिर भी, कि भारत ने पिछले वर्ष सितंबर तक, लास्ट में सितंबर 2020 सितंबर में ही, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे कि पिछले वर्ष सितंबर में तीन चरणों में किया था, 3 चरणों में 224 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए थे, और इनमें से 59 ऐप्स को पहले चरण में ही प्रतिबंधित किया गया था। ये 2019 से चल रहा है, वो तो ये पिछले वर्ष में 3 चरण में हुआ है। तो पहले चरण में अभी तक 3 चरणों में टोटल में मिला के 224 चीनी ऐप पे प्रतिबंध कर दिया गया है, और पहले चरण में 59 ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है पूरी तरीके से। और गौरतलब है कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IT कानून और नियमों की धारा 69A के तहत इन चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है हमारा, उसका जो IT कानून और नियम की धारा है 69A, उसके तहत ही चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे। और पहले चरण में प्रतिबंधित ऐप्स की कंपनियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण संतुष्टिजनक न होने के कारण सरकार इन कंपनियों पर लगे प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार भी कर रही थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, देखते हुए चले और क्या कह रहा है। और कुछ ही दिन पहले सरकार 59 चीनी ऐप्स पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है भारत सरकार ने। और प्रतिबंधित किए गए 59 चीनी ऐप्स में बाइट डांस के टिकटॉक, बाइडू, वीचैट, अलीबाबा का यूसी ब्राउजर, शॉपिंग ऐप क्लब फैक्ट्री, MI वीडियो कॉल, जियाओमी MI का जो वीडियो कॉल है, और बिग लाइव जैसे शीर्ष ऐप्स इसमें शामिल हैं। इन 59 ऐपों में जो सबसे ज्यादा भारत में यूज किए जाते थे, इन पे भारत ने अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। तब फिर क्या हुआ, जब अस्थायी रूप से हो गया कि परमानेंट रहेगा, तो चीन बौखला गया। क्या कह रहा है, तब चीन ने भारत सरकार के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। अब आगे देखेंगे कि चीन का तर्क क्या है, चीन ने क्या बोला, किस तर्क पे ये बोला कि उल्लंघन है, क्या है चीन का तर्क। तो देखिए एक पॉइंट, चीन का तर्क क्या है। चीन का तर्क है कि भारत सरकार द्वारा चीनी ऐप्स पर आरोपित किए गए एक तत्परता प्रतिबंध विश्व व्यापार संगठन के गैर भेदभावपूर्ण सिद्धांतों और बाजार अर्थव्यवस्था के निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, यह है चीन का तर्क। भारत सरकार द्वारा चीनी ऐप्स पे जो भी एक तरफा प्रतिबंध लगाया गया है, वो WTO के गैर भेदभावपूर्ण सिद्धांतों और बाजार की अर्थव्यवस्था के जो नियम कानून है, उसका भारत उल्लंघन कर रहा है, जो WTO का है। और भारत का यह कदम WTO के सिद्धांतों के अंतर्गत चीनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों को गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकता है। और चीनी सरकार का कहना है कि चीनी कंपनियां विदेशी व्यापार में हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नियमों और स्थानीय कानूनों तथा विनियमों का कड़ाई से पालन करती है। ऐसा चीन अपने आप को कहता है कि मैं हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता हूं, लेकिन भारत ने यह परमानेंट 59 ऐप पे प्रतिबंध लगा के WTO का उल्लंघन किया है। तो आगे देखिए, अब विश्व व्यापार के लिए WTO के सिद्धांत क्या है। चीन ने तो अपना तर्क दे दिया, अब ये जो सिद्धांत है विश्व व्यापार के लिए, एक सेकंड रुके आप लोग, एक सेकंड। क्या है विश्व व्यापार के लिए WTO के सिद्धांत, क्या है नियम और सिद्धांत जो विश्व व्यापार के लिए है। विश्व व्यापार के लिए WTO के वर्तमान नियमों को निम्नलिखित समझौतों के तहत संहिताबद्ध किया गया है। ये निम्नलिखित समझौते हैं, इसके तहत ही किया गया है। पहला क्या है, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड, यानी वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता। इन सब नियमों के अनुसार WTO ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार का समझौता किया है। और सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस
गैट्स। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौता यानी ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और गौरतलब है कि गैट की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी, जबकि गैट्स और ट्रिप्स दोनों 1995 में लागू किए गए थे। सब डब्ल्यूटीओ के नियम हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के, और इन समझौतों का उद्देश्य वैश्विक बाजार अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है। इन्हीं सब के तहत नियम कानून बनाए गए हैं ये सब करने के लिए, ठीक है। और डब्ल्यूटीओ के नियमों के कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हैं जो निम्नलिखित हैं। क्या है कि आयात विरोधी शुल्कों को समाप्त करना, सीमा शुल्क प्रतिक्रियाओं को आसान बनाना, संरक्षणवाद को बढ़ावा देने वाले घरेलू कानूनों और करों को हतोत्साहित करना, और कोटा और सब्सिडी कम करना। और डब्ल्यूटीओ के नियम सामान्य सिद्धांतों पर आधारित हैं और इनमें गैर भेदभाव, मुक्त व्यापार, पूर्वानुमान और आर्थिक समृद्धि और विकास को बढ़ावा देना भी शामिल है। तो ये सारे हैं इसके नियम कानून, आप लोग देख लेंगे। तो ये भी चर्चा का मुद्दा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या भारत के द्वारा डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन हुआ है, क्या हुआ है भारत के द्वारा। ध्यान से देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत चीनी मोबाइल ऐप्स पर भारत के करोड़ों मोबाइल और इंटरनेट उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगाया गया है। चीन अपनी साइबर सिक्योरिटी को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखता है, और उल्लेखनीय है कि चीन ने नेशनल सिक्योरिटी लॉ 2015 में राष्ट्रीय सुरक्षा को साइबर सुरक्षा से जोड़कर परिभाषित किया है, और जिसके साथ चीन की सरकार चीनी कंपनियों से राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कभी भी उपभोक्ताओं के डाटा की मांग कर सकती है या उन्हें इसके लिए बाध्य कर सकती है। तो इस नियम कानून पे भारत ने उस पे लगाया है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा साइबर सुरक्षा से जुड़ी 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को साइबर सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा चीन से ही है, और भारत में 35% साइबर हमले अकेले चीन से ही किए गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा कई चीनी ऐप्स का प्रयोग कानून व्यवस्था को बिगाड़ने, उद्योगों को प्रभावित करने के संदर्भ में भी किया जा रहा है, और ऐसे में सरकार द्वारा आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ बाह्य सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चीनी ऐप्स पर लगाए गए प्रतिबंध डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो आपने देख लिया भारत का पक्ष, चीन का पक्ष, डब्ल्यूटीओ के नियम आदेश, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आज का टॉपिक छोटा सा ही था, यहीं पे समाप्त होता है। 7 तारीख को है, 7 फरवरी को आप लोग ध्यान में रखेंगे, अनअकैडमी कॉम्बैट है, सुबह 11 बजे लाइव टेस्ट सीरीज है। लाइव टेस्ट सीरीज जो मैंने आप लोगों को बताया था, ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी इसमें लाइव ही आएगी सब कुछ। और इसमें करना को कुछ नहीं, अनअकैडमी के मोबाइल ऐप पे जाना है, इस ऐप पे जाएंगे तो अनअकैडमी कॉम्बैट मिलेगा। इनरोल करेंगे, इनरोल करते समय आपसे एक कोड मांगेगा, तो जो मेरा कोड है स्वदीप SWADEEP, आप ये कोड डाल देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप ये टेस्ट जो ऑनलाइन है लाइव टेस्ट फ्री में दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जरूर ज्वाइन करें। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, एक सेकेंड, ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको जरूर फॉलो करें। और कल फिर हम लोग मिलेंगे अब अपने अगले क्लास में इसी टाइम पे सुबह 10:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।